हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जी के जी में। और आज के इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित वीडियो। और यदि आपने अभी तक रामधारी सिंह दिनकर जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी, इन सभी लेखकों के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप जाकर चैनल पर भी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको परीक्षा में जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय दो में से कोई एक प्रश्न में पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपको लेखक की रचनाएं भी लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय से, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय और उसके बाद हम उनकी रचनाओं के बारे में जानते हुए एक संक्षिप्त परिचय लेकर इस वीडियो का अंत करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। तो शुरुआत करेंगे जीवन परिचय से। तो देखिए, राष्ट्र कवि, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। आगे चर्चा करेंगे कि कैसे उनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है और किनके द्वारा उनको सबसे पहले राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। देखिए, तिथि उनकी बहुत जरूरी हो जाती है, एग्जैक्ट डेट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हमने हर एक वीडियो में जहाँ पर भी हम जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय की चर्चा करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हमेशा हम आपको बताते हैं कि आपको जरूर लिखना है। तो जीवन परिचय लिखते समय आपको उनकी तिथि, एग्जैक्ट डेट जरूर लिखना है। संभव हो सके तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट जरूर लिखिए। तो 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, पिता का नाम जरूरी हो जाता है, लिखना कंपलसरी होता है, और माता का नाम काशीबाई था। तो यदि माता का नाम पता है तो लिख दीजिए, लेकिन पिता का नाम कंपलसरी है। साथ ही साथ अगर उनका कुछ बचपन का नाम रहा हो तो वो भी आप जरूर से जरूर लिखें। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। तो जब पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था तो उसका प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ेगा। तो आगे दिया है कि गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, पिता की जो रुचि थी वो अपनी संतान पर भी उन्होंने छोड़ी, उनकी संतान पर यानी मैथिली शरण गुप्त जी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। आगे इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई। तो प्राथमिक शिक्षा चिरगांव से और माध्यमिक शिक्षा मैकडॉनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थीं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इतना लेंदी अपना जो वाक्य है उसको इतना लेंदी नहीं करना है, छोटे छोटे पदों में तोड़ना है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना था कि घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अच्छा अध्ययन प्राप्त कर लिया था, या संपूर्ण अध्ययन प्राप्त कर लिया था, या खूब सारा अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया था, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी भाषाओं का। और ज़्यादातर लेखकों में ही आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की लाइनें आप किसी भी लेखक के जीवन परिचय को लिखते समय डाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेखक घर पर तो कुछ अध्ययन करेगा ही, घर पर ही सीखेगा काफ़ी सारी चीज़ें। सिर्फ विद्यालय का ही महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में घर का भी उतना ही रोल होता है। तो घर पर भी इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। तो आगे इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद करके रखनी पड़ेगी कि गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में छपती थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर, यानी कि ये द्विवेदी युग से संबंधित रहे हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आकर इन्होंने बहुत कुछ प्रगति की, बहुत कुछ सीखा। तो आगे दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके
काव्य में पर्याप्त निखार आया। यानी द्विवेदी जी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा काव्य रचना करने के संबंध में। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे, बिल्कुल जब उनसे वो सीख रहे थे उनका आदेश मानते थे, उपदेश लेते थे उनसे और उनका स्नेह परामर्श प्राप्त करते थे, तो ये उनको अपना गुरु भी मानते थे। आगे है कि उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। तो देखिए द्विवेदी जी से प्रभावित होकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की और राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो राष्ट्र कवि की चर्चा हमने शुरुआत में ही की थी कि राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है, लेकिन इनको जो उपाधि राष्ट्र कवि की प्रदान की थी वो महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी और उसका कारण ये था कि ये राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाएं करते थे। आगे दिया है कि आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि इनको प्राप्त हुई और साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो इनको साकेत के लिए 1937 ईस्वी में, यदि आप तिथि याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि इनको 1937 ईस्वी में साकेत के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यदि आप उनकी तिथि याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया तो 1954 ईस्वी में। तो ये दोनों ही तिथियां आप याद रखकर अगर चलेंगे तो आपकी जो लेखन कौशल होगा, लेखन जो आपकी टेक्निक होगी उसमें काफ़ी चार चांद लग जाएगा। 1937 में साकेत महाकाव्य के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक और 1954 में भारत सरकार से पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। आगे अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को, तिथि याद रखकर चलिएगा, मृत्यु की तिथि भी जरूरी हो जाती है। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। यानी कि 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हो गई थी और हिंदी साहित्य जगत में इनको दद्दा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये लाइन भी आप चाहें तो इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम जीवन परिचय से कुछ चीज़ें अगर उठाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं, तो साहित्यिक परिचय में देखिए आप डाल सकते हैं कि प्रारंभिक रचनाएं जो थीं वो कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। ये चीज़ आप साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं कि इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर भारत भारती की रचना खड़ी बोली में की। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। उनके आदेश, उपदेश और स्नेह परामर्श से इनके काव्य में निखार आया था। ये सभी चीज़ें और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण। और इनको साकेत महाकाव्य के लिए 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और भारत सरकार से 1954 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सभी चीज़ें आप इनके साहित्यिक परिचय में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम चलिए नज़र डाल लेते हैं इनकी साहित्यिक गतिविधियां, यानी कि साहित्यिक परिचय पर क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं इनके साहित्यिक परिचय में। तो देखिए गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत कहाँ से की थी? भारत भारती की रचना से, और प्रेरणा मिली थी इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। गुप्त जी ने प्रारंभिक रचनाओं भारत भारती आदि में इतिवृत्त कथन की अधिकता है। यानी गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं भारत भारती आदि में इतिवृत्त कथन की अधिकता है। लिखना चाहें ये लाइनें लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी भाषा शैली जो रखनी है वो सरल रखनी है। किंतु इनकी बाद की रचनाओं जैसे कि यशोधरा और साकेत में लाक्षणिक वैचित्र एवं सूक्ष्म मनोभावों का मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है।
तो यशोधरा और साकेत में लाक्षणिक वैचित्र और सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है और गुप्त जी ने इन दोनों रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर इन्हें उत्कृष्टता प्रदान की है। तो ये चीज थोड़ा सा टफ हो जाती है आपको याद करने के लिए भी और लिखने के लिए भी, इसलिए हमने आपको काफी चीजें बता दी हैं कि जो आप जीवन परिचय से उठाकर इनके साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी इनकी साहित्यिक उपलब्धियां और साहित्यिक रुझान हैं। साथ ही साथ ये चीज भी डाल सकते हैं कि इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया था। तो ये सभी चीजें जो इनके साहित्यिक योगदान से संबंधित हैं वो सभी आप इनके साहित्यिक परिचय में डालें। इतना टफ आपको नहीं लिखना है। ये चीज मैं तो यही कहूँगा कि आप इन चीज़ों को निगलेक्ट करें, जैसे कि ये सभी चीज़ें जो हैं यशोधरा, साकेत और इनका जो भारत भारती से संबंधित जो कुछ भी बातें यहाँ अभी हमने डिस्कस की हैं उन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपने किताब से रटकर लिख दिया है, इसलिए ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। ये चीज़ भी आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रेत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये आधुनिक हिंदी काव्य धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। तो बिल्कुल ये चीज़ डाल सकते हैं कि ये युग प्रतिनिधि कवि थे। और आगे हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। तो राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय, यानी इन्होंने राष्ट्रीय भावना की चेतना को जागृत किया है। और इसके अलावा आप ऐसे भी चीज़ें लिख सकते हैं कि इनकी रचनाओं से लोगों में राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने स्वर फूंका था। और जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, देशवासियों में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए इन्होंने बहुत सारे अच्छे रचनाओं और पंक्तियों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत की। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जब इस प्रकार की पंक्तियां इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल की तो उससे देश के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई और इनको इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। तो ये सब चीज़ें आप इनके साहित्यिक परिचय में जोड़कर चल सकते हैं। आगे बात करें तो राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इनके हिंदी साहित्यिक योगदान में, हिंदी साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं, क्या उनका हिंदी साहित्य में स्थान रहा है। और साथ ही साथ आप ये चीज़ें भी डाल सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम के साथ साथ इन्होंने नारी के महत्व के लिए योगदान दिया है, प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया है, ये भारतीय संस्कृति के उन्नायक माने जाते हैं। ये सभी चीज़ें भी आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे और बहुत अच्छे तरह से मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। आपको कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए इनके साहित्यिक परिचय से संबंधित। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने साहित्यिक परिचय लिखते समय, जब मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हैं तो उनको जरूर आप शामिल करें। आगे हम बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की कि कौन कौन सी इनकी कृतियां रही हैं। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बाद अब हम इनकी कृतियां जान लेते हैं। तो गुप्त जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे रचनाएं लिख दी गई हैं कि लगभग इन्होंने 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास जैसे 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। और अनुदित रचनाओं में प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध तथा व्रत संहार उल्लेखनीय रचनाएं हैं। तो व्रत संहार, मेघनाद वध और प्लासी का युद्ध इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अनुदित रचनाएं मतलब जिनका इन्होंने अनुवाद हिंदी भाषा में किया है। तो ये सभी इनकी कृतियां थीं। आप लाइन से भी लिख सकते हैं और यदि आप इनकी विधा के साथ स्पेशली लिखना चाहें
तो वो भी आप जरूर से जरूर लिख सकते हैं। यदि आपने गोले का ज्ञान जीके जी चैनल पर मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो देखा है तो उस वीडियो में आपको इनकी विधाओं से संबंधित स्पेशल कैटेगरीज के साथ आपको इनकी रचनाएं मिल जाएंगी। और अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें और अपना बेहतरीन जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार करके रख लें। चलिए आगे हम बात करते हैं इनके संक्षिप्त परिचय की। तो जो कुछ भी अभी तक हमने जाना है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, आइए एक संक्षिप्त रूप में हम उनका पूरा परिचय देख लेते हैं। तो इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी माता का नाम काशीबाई था। और अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा चिरगांव से हुई थी और मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से मध्य विद्यालय तक की शिक्षा, साथ ही घर पर रहकर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अध्ययन भी किया था। अब आगे हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। काव्य ग्रंथ हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, झंकार। और इनकी अनूदित रचनाएं हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। और इनके पद्यवद्य रूपक हैं अनग, तिलोत्तमा और चंद्रहास। आगे हम इनकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो इनकी उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से रही हैं कि आगरा एवं प्रयाग विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई थी और साकेत काव्य ग्रंथ के लिए इनको 1937 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा 1954 ईस्वी में इनको पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। आगे अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। तो साथियों, ये था मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।